और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें, अब अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के पहले चरण की प्रगति और टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना के सर्वे की जानकारी दी है। केंद्र सरकार से परियोजना की स्वीकृति और पूर्ण वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन को बंद कर नए नगरीय स्टेशन से सभी ट्रेनों का संचालन करने की मांग की है। इसके अलावा जल जीवन मिशन की प्रगति और केंद्रीय अनुदान की अवशेष राशि जल्द जारी करने का आग्रह भी किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में भूतापीय ऊर्जा परियोजना के लिए आइसलैंड एम्बेसी के साथ प्रस्तावित एमओयू की जानकारी दी है। इसके लिए तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग की मांग की है। इसके साथ ही सड़क परिवहन मंत्रालय से ऋषिकेश बाईपास, हरिद्वार बाईपास, देहरादून मसूरी कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण बाईपास परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब से अगली खबर, जहां पंजाब में लंबे समय से पनबस ओपीआरटीसी के कच्चे मुलाजिम अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ बातचीत हो जाने के बाद भी सरकार ने कच्चे और आउटसोर्स मुलाजिमों की मांगों को पूरा नहीं किया है। पंजाब में पीआरटीसी और पनबस के करीब 8,000 कर्मचारियों की मुख्य मांगे उन्हें पक्का करना है। आपको बता दें, किलोमीटर स्कीम को बंद करना उनकी मांग है, नई बसें डालना और वर्कशॉप में खड़ी बसों की रिपेयर करवाना आदि उनकी प्रमुख मांगे हैं। वहीं कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री के साथ जुलाई में मीटिंग भी हुई थी, लेकिन वह मीटिंग अभी तक सफल नहीं हुई है, जिससे कर्मचारियों में रोष देखने को मिल रहा है। अब पीआरटीसी और पनबस के कर्मचारियों ने आज से 3 दिन 6, 7 और 8 जनवरी को चक्का जाम किया है और गेट रैलियां शुरू की हैं। वहीं कल को 8,000 मुलाजिम चंडीगढ़ में धरना देंगे। दूसरी ओर सभी प्राइवेट कंपनी की ओर से पंजाब रोडवेज के पक्के कर्मचारी अपना रूट चला रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या सरकार इनकी मांगे पूरा करती है या नहीं। ਮੰਗਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 2007-8 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਜਾਂ ਕੱਲ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਈ ਆ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕੇ ਦੀ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਪੈਨ ਲਿਆ, ਇਸ ਹਰੇ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ 6, 7, 8 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, 14 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਰੋਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पटियाला से है, जहां पीआरटीसी व पनबस कर्मचारी यूनियन के ठेका कर्मचारी आंदोलन की राह पर आ चुके हैं। उन्होंने अपनी मांगे पूरी कराने के लिए 3 दिन के लिए बसों का परिचालन बंद कर बस स्टैंड के बाहर धरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार को बार बार
मांगे कराने का आश्वासन देकर सरकार भुला देती है। इसलिए अब 7 जनवरी को प्रदेश मुख्यालय कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर आंदोलन को प्रभावी बनाया जाएगा। यूनियन के आंदोलन के चलते लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल जी, तकरीबन 2.5 साल हो गए ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनी नूं ते तकरीबन साडियां 12 ਤੋਂ 13 मीटिंगां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਰੂਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ 6, 7 ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ PRTC ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ PRTC ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡਿਪੂ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ CM ਹਾਊਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ CM ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਘਰਾਓ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 95% ਰੂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ 8000 ਤੋਂ 8500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 95% रूट। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। एटा से अहम खबर है, जहां तिरंगे में लिपट कर पहुंचा शहीद जवान का शव। करगिल में ड्यूटी पर तैनात जवान को लगी थी गोली। कारगिल के कुमाथान पॉइंट पर थी जवान की तैनाती। शव पहुंचते ही परिजनों व ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। शहीद जवान को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ा। शव को लेकर पहुंचे अधिकारियों व जवानों ने वीर को अंतिम सलामी दी। 2017 में सेना में भर्ती हुआ था जवान अमन यादव। 3 जनवरी को सुबह गोली लगने से घायल हुआ था जवान अमन यादव। सेना के द्वारा यह जानकारी दी गई। आपको बता दें, सकतपुर रेवाड़ी गांव का निवासी था शहीद जवान। तो 2017 में सेना में भर्ती हुआ था जवान अमन यादव। जवान का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा है। नम आंखों से ग्रामीणों ने, क्षेत्र के लोगों ने और परिवारजनों ने अपने लाल को विदाई दी। तिरंगे में लिपट कर पहुंचा शहीद जवान का शव। इस बीच लोगों का हुजूम उमड़ा। शहीद की आत्मा की शांति के लिए लोगों ने ईश्वर से कामना की है। आपको बता दें, शव पहुंचते ही परिजनों व ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। बड़ी संख्या में लोग शहीद के घर से दरवाजे तक पहुंचे थे और शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे। शव को लेकर पहुंचे अधिकारियों व जवानों ने अंतिम सलामी दी। 2017 में सेना में भर्ती हुआ था जवान अमन यादव। जम्मू कश्मीर में तैनाती थी। गोली लगने से घायल हुआ था। 3 जनवरी को सुबह गोली लगने से जवान घायल हुआ था। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। राजधानी लखनऊ से अहम खबर। कोहरे के कारण विमान सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। लखनऊ आने जाने वाली फ्लाइटों और जो फ्लाइटें हैं वो घंटों देरी से फ्लाइटें चल रही हैं। 2 फ्लाइटें आने वाली और जबकि 6 फ्लाइटें जाने वाली लेट हैं। 2.5 घंटे से ज़्यादा आने जाने वाली फ्लाइटें लेट हैं। मस्कट से आने वाली फ्लाइट 2.25 घंटे लेट है। ट्रेनों और बसों पर भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। सर्द मौसम और घने कोहरे से यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। तो बस सेवा, रेलवे सेवा और हवाई सेवा पर कोहरे की मार साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें, जहां बसें अपने गंतव्य तक लेट से पहुंच रही हैं, ट्रेनें भी घंटों लेट हो रही हैं। और सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं आपको। कंसल्टेंट के लिए एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। कैसे हुआ फिर? स्पॉट कोटेशन, मतलब वहीं खड़े हो गए। अब कौन बनाएगा जरा कंसल्टेंट कौन होगा? मतलब जैसे गेट पे ही खड़े थे वो कंसल्टेंट। पहले से 3 लोगों को बोल रखा था कि तुम तीनों आ जाना, हम तुमको दे देंगे। तो 3 कंसल्टेंट आ गए और 3 कंसल्टेंट में से CAG लिखती है, विदाउट एनी स्पेसिफिकेशंस, विदाउट एनी बेसिस ऑफ सिलेक्शन, कंसल्टेंट उसी दिन चुन लिए जाते हैं। मतलब आज कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, आज ही कंसल्टेंट चुन लिए गए। अब कंसल्टेंट भी आ गए
उसके बाद देखिए रिपीटेड रिवीजन ऑफ प्रिलिमिनरी एस्टीमेट। अब कोई भी घर बनता है, मकान बनता है, रोड बनता है, कुछ भी बनता है तो एक प्रिलिमिनरी एस्टीमेट होता है कि हाँ ये जो है ये ग्लास का ढकने वाला सामान है, ये कितने का आएगा, ये 20 रुपए का या 25 रुपए का आएगा। अब उसमें क्या हुआ, ये 20-25 रुपए का, चलिए ये 20 का 25 हो सकता है, 25 का 30 हो सकता है, अब 30 का 200 रुपए तो नहीं हो सकता ना। तो ये रिपीटेड एस्टीमेट, हर तीसरे चौथे दिन इनका एस्टीमेट बदलता गया जो इन्होंने एस्टीमेट दिया था। और उसके पीछे सीएजी कहती है नो जस्टिफिकेशन फॉर पेमेंट टू द कंसल्टेंट्स एंड पीडब्ल्यूडी इंक्रीज्ड बिल्डअप एरिया। सबसे पहले तो एस्टीमेट होता है कि घर का हम कितने एरिया में घर बनाएंगे। हम सब जानते हैं कि इतने स्क्वायर मीटर में हम घर बनाएंगे, कि इतने स्क्वायर फुट में हम घर बनाएंगे। तो पहले एस्टीमेट हुआ था, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट हुआ था कि बिल्डअप एरिया रहेगा 1397 स्क्वायर फुट का। 1397 स्क्वायर फुट में हम बिल्डअप एरिया रखेंगे। इसी के आधार पर सारा टेंडर इत्यादि हो गया और रातों रात एक दिन बदल दिया उन्होंने बदल करके कर दिया कि 1905 स्क्वायर फीट, मतलब 36% बढ़ा दिया एस्टीमेट कि 1905 स्क्वायर फीट में। क्योंकि अब शहंशाह क्या रहेंगे 1300 स्क्वायर मीटर में, शहंशाह के थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 1900 स्क्वायर फीट में केजरीवाल जी अब रहेंगे, और ये अपने आप ही कर दिया, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ परमिशन नहीं, अपने आप ही 1905 स्क्वायर फीट कर दिया। उसके बाद इन्होंने जो एप्लीकेबल स्पेसिफिकेशंस होता है, हर चीज का एक स्पेसिफिकेशन होता है कि टूटी होगा तो इस प्रकार का होगा, उसके डोर नॉब्स होंगे तो इस प्रकार के होंगे, टोटो तो बाद में, टॉयलेट होगा तो इस प्रकार का होगा, इस सब की स्पेसिफिकेशन होती है। इस सब स्पेसिफिकेशन का इन्होंने अल्टरेशन किया, सबको बाद में बदला, बाद में पहले कुछ और लिखा, बाद में उसमें ऐड कर दिया और स्पेसिफिकेशन को बदल दिया, जिससे कि पीडब्ल्यूडी को अपने प्रिलिमिनरी एस्टीमेट को 4 बार बदलना पड़ा, 4 बार बदलना पड़ा। और एक जगह तो ऐसे हुआ, देखिए पेमेंट कैसे होता है, आपको ये खरीदना है तो पहले आप एस्टीमेट बनाएंगे, एस्टीमेट बनाने के बाद अप्रूवल आएगा कि हाँ हम ये खरीदेंगे, फिर आप जाके मार्केट में ये खरीद के लेके आएंगे, 25% का ये खरीद के आप लेके आए। मगर पहले मैं खरीद के ले आऊंगा 300 रुपए का और पेमेंट बाद में होगी कि ठीक है 300 का खरीद दिया, दे दो। सीएजी यहां पर कहती है कि यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और एक्सपेंडिचर सैंक्शन, कि आप खर्चा करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, ये 9.34 करोड़ रुपए का काम होने के 2 महीने बाद मिला। काम हो गया, जो चीज बाजार से खरीदना था बल्कि नहीं खरीदना था, वो हायर क्वालिटी चीज खरीद के लगा दी गई केजरीवाल के टेस्ट के मुताबिक, और उसके 2 महीने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आया, हाँ ठीक खरीदाया आपने और एक्सपेंडिचर आप कर सकते थे। अरे पहले एक्सपेंडिचर अप्रूवल होता है, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होती है, उसके बाद वो खरीदी जाती है। मगर मनमानी तरीके से भ्रष्टाचार के रूप में यहां काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। संबित पात्रा साफ तौर पर केजरीवाल पर हमलावर नजर आए। बढ़ते अगली खबर की ओर, हरदोई से अगली खबर जहां पुलिस ने अपहरण कांड का खुलासा किया। एक्सीडेंट में घायल युवक ने अपहरण की रची साजिश, भाई के मोबाइल पर वीडियो भेजकर पैसे की मांग की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई टीमें गठित हुई थी। पुलिस ने सकुशल अपहरण कांड का खुलासा किया है। खुलासे में फर्जी तरीके से युवक ने रची थी साजिश, जिसका पुलिस ने खुलासा किया। हरदोई की पाली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ये मामला सामने आया है। तो पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई टीमें गठित की गई थी और पुलिस ने सकुशल इस अपहरण कांड का खुलासा किया है। पुलिस ने सकुशल फर्जी अपहरण कांड का खुलासा किया। खुलासे में फर्जी तरीके से युवक ने रची थी साजिश। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहा है, हरदोई की पाली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत यह मामला है। हरदोई से अहम खबर आपको दिखाने पुलिस ने अपहरण कांड का खुलासा किया है। आपको बता दें फर्जी अपहरण कांड की साजिश रची गई थी, जिसका पुलिस ने सफल अनावरण किया है। एक्सीडेंट में घायल युवक ने अपहरण की साजिश रची थी। भाई के मोबाइल पर वीडियो भेजकर पैसे की मांग की थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई टीमें गठित की गई थी।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कई टीमें गठित की गई थी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में इस फर्जी अपहरण कांड का सफल खुलासा पुलिस ने किया है। हरदोई से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। खुलासे में फर्जी तरीके से युवक ने अपहरण की साजिश रची थी। इसको संजय कुमार जो कि पिहानी थाना के रहने वाले हैं, उन्होंने सूचना दी कि उनके मोबाइल पे उनके भाई के मोबाइल से एक मैसेज आया है, एक वीडियो भी आया है जिसमें उनका भाई बंधा हुआ है। तो मैसेज में ये है कि इस अकाउंट नंबर पे पैसे ट्रांसफर कर दो, हमने आपके भाई को किडनैप कर लिया है, पैसे ट्रांसफर नहीं करोगे तो आपके भाई की हत्या कर देंगे। इस सूचना को पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया। मैं स्वयं मौके पर पहुंचा, अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। कई मल्टीपल टीम्स का गठन किया गया और इसकी सर्च कराई गई और रात को इसको संदीप कुमार को सकुशल बरामद कर लिया। इससे पूछताछ की गई। जब गहनता से पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि इनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, इसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था, वो इनसे पैसों की डिमांड कर रहा था। उनको पैसे देने के लिए उन्होंने ये अपने अपहरण का ड्रामा खुद रचा था और इनके पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ है। इन्होंने मोटरसाइकिल अपनी गिरवी रख दी थी, जिससे भी बातचीत हो गई। इस संबंध में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा से जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर दिखा है। आपको बता दें, दो बाइकों के आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है और इस भीषण टक्कर में दोनों बाइकों के परखच्चे उड़े हैं। बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सैद नगली के हसनपुर मार्ग भीकनपुर हाईवे का ये पूरा मामला है। तो दो बाइकों में आपस में भीषण टक्कर हुई है, जिसमें दो लोगों की दुखद मौत हुई है। दोनों बाइकों की भीषण टक्कर में फरखच्चे उड़ गए हैं। एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सैदनगली के हसनपुर मार्ग भीकनपुर हाईवे पर यह हादसा देखने को मिला है। दो बाइकों में भीषण टक्कर हुई है। तो एक बार फिर अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दो बाइकों के आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है। इस भीषण टक्कर में दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए हैं और इस भीषण टक्कर में दो लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कौशाम्बी से अगली अहम खबर है, जहां युवक से 13,60,000 रुपए की ठगी की गई है। किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर युवक से ठगी की गई है। पीड़ित के भाई की खराब है किडनी, मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। 30 लाख रुपए में किडनी देने की बात कही गई है। पीड़ित की शिकायत पर 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें, एक महिला समेत 3 लोग इसमें शामिल हैं। फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर ठगी की गई है। मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें, कड़ा धाम थाना क्षेत्र का रहने वाला है पीड़ित। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित की शिकायत पर 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है पुलिस ने। एक महिला समेत 3 लोग इस पूरे जालसाजी के घटना में शामिल हैं। फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर ठगी की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। एक महिला सहित 3 लोग इसमें शामिल हैं। तो मामला दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कड़ाधाम थाना क्षेत्र का रहने वाला है पीड़ित। कौशाम्बी से अहम खबर आपको दिखा रहे, युवक से 13,60,000 रुपए की बड़ी ठगी घटना को अंजाम दिया गया है। किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर युवक से ठगी की गई है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। महाराजगंज से अगली अहम खबर है, जहां दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। आपको बता दें, दबंगों की दबंगई का वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हुआ है। दबंगों ने होटल में घुसकर कर्मचारियों से मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। तस्वीरें साफ तौर पर आप सीसीटीवी की ये तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें, ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। होटल में ठहरने के लिए पहचान पत्र मांगने पर भड़के थे दबंग। दबंगों ने होटल मैनेजर और एक अन्य कर्मचारी को पीटा है, जिसका वीडियो सामने आया है। कर्मचारी को पीटा है। पीड़ितों की तहरीर पर 3 नामजद पर व अज्ञात पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बिटौली के शिकारपुर स्थित विवाह पैलेस होटल का यह पूरा मामला है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मारपीट की गई है। तो होटल कर्मियों के साथ दबंगों ने मारपीट की है। आपको बता दें, होटल में ठहरने के लिए आइडेंटिटी
मांगी गई थी और जिसके बाद दबंगों का कहर देखने को मिला है। सीसीटीवी में पूरी वीडियो ये कैद हुई है। दबंगों ने होटल में घुसकर कर्मचारियों से मारपीट की है। पहचान पत्र मांगने पर भड़के दबंग और होटल कर्मचारियों की दबंगों ने पिटाई कर दी है। आप देख सकते हैं सर से खून बहता साफ तौर पर नजर आ रहा है। लाठी डंडों से हमला किया है होटल कर्मचारियों पर, आप देख सकते हैं। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। शाहजहांपुर से अगली अहम खबर, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली और बस में जोरदार टक्कर देखने को मिली है। ट्रैक्टर ट्रॉली और बस के बीच जोरदार टक्कर हुई है। घने कोहरे के कारण बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हुई है। बस में बैठी लगभग 1 दर्जन सवारियां घायल हुई हैं। एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। नेपाल से चंडीगढ़ जा रही थी ये बस, जो हादसे का शिकार हुई है। पुलिस ने घायलों को खुटार सीएचसी में भर्ती कराया है। थाना खुटार के तिकोनिया की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो एक महिला की हालत गंभीर होने पर उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं, बस के फरकच्चे उड़े हैं। नेपाल से चंडीगढ़ जा रही थी ये बस। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली, ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से ये टक्कर हुई है। पुलिस ने घायलों को खुटार सीएचसी में भर्ती कराया है। एक महिला की हालत नाजुक होने पर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। थाना खुटार के तिकोनिया की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो शाहजहांपुर से अहम खबर आपको दिखाने, ट्रैक्टर ट्रॉली जो ईंटों से लदी थी, बस से जोरदार टक्कर हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली और बस के बीच जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें कई सवारियां घायल हुई हैं। आपको बता दें, सभी घायलों को पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है। घने कोहरे के कारण यह हादसा देखने को मिला है। बस में बैठी लगभग आधा दर्जन सवारियां घायल हुई हैं। एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही थी, जिसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने तत्परता से मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया है। नेपाल से चंडीगढ़ जा रही थी बस। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सोनभद्र से अगली अहम खबर, जहां अनियंत्रित ट्रेलर सामने वाहन से टकराई है। आपको बता दें, जोरदार टक्कर से केबिन के परखच्चे उड़े। केबिन में फंसे चालक को लोगों ने निकालने का प्रयास किया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची है। अनपरा थाना क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग की यह घटना है। तो घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची है। जोरदार टक्कर से केबिन के परखच्चे उड़े। केबिन में फंसे चालक को लोगों ने निकालने का प्रयास किया है। घटनास्थल पर सूचना पर तुरंत ही पुलिस पहुंची है। तो अनपरा थाना क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग की यह घटना बताई जा रही है। सोनभद्र से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अनियंत्रित ट्रेलर वाहन से सामने से आ रहे वाहन से टकराई है। जोरदार टक्कर से केबिन के परखच्चे उड़े। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अगली अहम खबर, जहां मुख्य बाजार में चोरियों से दहशत व्याप्त हो गई है। पुलिसिंग पर सवाल भी उठ रहे हैं। 3 नकाबपोशों ने लॉक तोड़कर बाइकों को चोरी की है। कार का शीशा तोड़कर सामान भी चोरी किया गया है। कार भी चोरी करना चाहते थे नकाबपोश। चोरी की दोनों वारदातें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। राठ, कोतवाली व नगर में ये दोनों चोरियों की घटना सामने आई हैं। तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से बेखौफ बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कार का कांच तोड़कर सामान चोरी किया है। इन चोरों ने कार को भी चुराना चाहते थे ये चोर, लेकिन उसमें कामयाबी इनको नहीं मिली है। 2 बाइकों को लॉक तोड़कर 2 बाइकें चोरी की हैं, जबकि कार का शीशा तोड़कर उसमें रखा सामान साफ किया है। हमीरपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मुख्य बाजार की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुख्य बाजार में ये चोरी की घटनाएं हुई हैं। अब इस घटना के बाद पुलिसिंग पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अगली अहम खबर है, जहां नेशनल हाईवे, आपको बता दें, NHAI चेयरमैन संतोष यादव ने निरीक्षण किया है।
महाकुंभ जाने वाले मार्ग का मुख्य निरीक्षण आपको बता दें निरीक्षण किया है प्रमुखता से डीएम एडीएम समेत नेशनल हाईवे अथॉरिटी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। सई नदी का नवनिर्मित पुल में आज से आवागमन शुरू हुआ है। तो रायबरेली प्रयागराज मार्ग का किया गया है 4 लेन, 1057 करोड़ की लागत से किया गया है 4 लेन, 2 मेजर पुल समेत 28 पुल और आरओबी का होगा निर्माण। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विभाग के द्वारा करवाया जा रहा है ये कार्य। तो एनएचएआई विभाग के द्वारा ये कार्य करवाया जा रहा है। आपको बता दें काफी बड़ा ये प्रोजेक्ट है। रायबरेली से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एनएचएआई चेयरमैन संतोष यादव पहुंचे हैं महाकुंभ जाने वाले मार्ग का उन्होंने निरीक्षण किया है। आपको बता दें डीएम एडीएम समेत एनएचएआई विभाग के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। सई नदी का नवनिर्मित पुल का निरीक्षण किया है। 13 जनवरी से प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर के शासन स्तर पर बैठे आला अधिकारी एयरपोर्ट पे दिखाई दे रहे हैं। इस समय मौजूद है रायबरेली जिले में, जहां पे आपको दिखाना चाहेंगे कालू आला कंस्ट्रक्शन की तरफ से करोड़ों रुपए की लागत से प्रयागराज तक इस का निर्माण किया गया है, जिसे सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। वहीं एनएचआई के चेयरमैन संतोष यादव आज रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने इलाहाबाद तक के मार्ग का निरीक्षण कर रहे। साथ ही रायबरेली की जिला अधिकारी हर्षिता माथुर समेत आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों लखनऊ जोन की कमिश्नर भी रायबरेली पहुंची थी, प्रमुख सचिव भी पहुंचे थे और कुंभ मार्ग जाने वाले का निरीक्षण भी किया है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। चंदौली से अगली अहम खबर, जहां रेल कर्मचारियों की सूझबूझ से टला है रेल हादसा। आपको बता दें 12,311 दिल्ली हावड़ा कालका मेल के कोच का स्प्रिंग टूटा है। एसी कोच के B1 कोच का स्प्रिंग टूटा है। टूटे स्प्रिंग पर चलती रही ट्रेन डीडीयू जंक्शन। रेल कर्मचारियों की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टल गया है। आपको बता दें डीडीयू जंक्शन पर बदला गया है कोच, यात्रियों को दूसरी कोच में शिफ्ट किया गया है। तो सुबह 9:15 बजे के करीब ये ट्रेन पहुंची। बोगी में कुल 64 पैसेंजर सवार थे। तो बोगी का स्प्रिंग टूट जाने से बड़ा हादसा टला है। रेलवे कर्मियों के सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टला है। रेल कर्मचारियों की सूझबूझ से ये बड़ा रेल हादसा टला है। चंदौली से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। 12,311 दिल्ली हावड़ा कालका मेल के एसी कोच का स्प्रिंग टूटा। B1 कोच का ये स्प्रिंग टूटा था। ये बड़ा हादसा टला है। एसी कोच के B1 कोच का स्प्रिंग टूटा था, जो बड़ा हादसे का कारण हो सकता था। जेटू बोल रहा हूँ सर, ये कालका मेल में क्या दिक्कत है? और इसको जो एक्चुअली ये TXR स्टाफ ने इनको चेकिंग के दौरान इसमें स्प्रिंग ब्रोकन का केस पाया है, जिसके कारण जो है ER 14-211 कोच को डाइवर्स कर दिया गया है। अब उसकी जगह जो है नया कोच हम लोग लगा रहे हैं और उसके बाद फिर गाड़ी रेडी करके उसके बाद गाड़ी को चलाया जाएगा। कैसे तो अभी जो आप ट्रेन में सफर कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम हुई? आपको क्या जानकारी मिली है? प्रॉब्लम तो हमें कुछ नहीं जानकारी दिया गया कि कहता है ट्रेन कहता डैमेज है। फिर सामान सारा बाहर निकाला, बाहर नीचे उतारा, अब दूसरी कोच आएगा तो उसमें बैठेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अगली अहम खबर, जहां कल शहीद किसानों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। 7 जनवरी 2000 आपको बता दें 2021 को रायबरेली में हुआ था 1921 को रायबरेली में हुआ था दूसरा जलियांवाला बाग। नियत थे सैकड़ों किसानों को अंग्रेजों ने अपनी गोलियों से भुना था। हर वर्ष 7 जनवरी को रायबरेली में होता है कार्यक्रम। राजनेताओं अधिकारी शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देते हैं। शहीद स्मारक में कार्यक्रम का आयोजन होता है। शहीद स्मारक को पर्यटन का दर्जा दिया गया है। तो हर वर्ष 7 जनवरी को रायबरेली में ये कार्यक्रम होता है। आपको बता दें इस जगह को पर्यटन का दर्जा दिया गया है। राजनेताओं अधिकारी शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। शहीद स्मारक में कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। शहीद स्मारक को पर्यटन का दर्जा भी दिया गया है सरकार की तरफ से। तो रायबरेली से अहम खबर आपको दिखाने, कल शहीद किसानों को दी जाएगी श्रद्धांजलि।
7 जनवरी 1921 को रायबरेली में हुआ था दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। निहत्थे सैकड़ों किसानों को अंग्रेजों ने अपनी गोलियों से भूना था। तो 7 जनवरी 1921 को यह दूसरा जलियांवाला बाग हुआ था। हर वर्ष 7 जनवरी को रायबरेली में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उन शहीदों को नमन किया जाता है इस कार्यक्रम के जरिए। राजनेता अधिकारी शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देते हैं। शहीद स्मारक में कार्यक्रम का भी आयोजन होता है। शहीद स्मारक को पर्यटन का दर्जा दिया गया है। मौजूद है रायबरेली जिले के शहीद स्मारक पे, जहां बताया जाता है कि 7 जनवरी 1921 को अंग्रेजों के द्वारा निहत्थे किसानों के ऊपर गोलीबारी की गई थी, जिसके बाद सैकड़ों जो किसान थे वो यहाँ पे शहीद हो गए थे। बगल में ही बने सई नदी में बताया जाता है कि सई नदी का जो पानी है वो रक्त से लाल हो गया था। उन्हीं की याद में इस शहीद स्मारक को बनाया गया और 7 जनवरी को हमेशा यहाँ पे शहीदों को याद करने के लिए कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है, जहां पर देखा जा रहा है कि कल यानी कि 7 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम को लेकर के जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। ये देख सकते हैं दूसरी तरफ जहां पर बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर के डिटेल लिखी गई है कि बलिदान दिवस 7 जनवरी 1921 में यहाँ पे किस प्रकार निहत्थे किसानों के ऊपर अंग्रेज़ों के द्वारा जो है यहाँ पे गोलीबारी की गई थी, जिसके बाद यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में किसान शहीद हो गए थे। जिसके बाद से इस शहीद स्मारक का यहाँ पे निर्माण कार्य कराया गया और 1921 से बाद से आज तक यहाँ पे किसानों को याद किया जाता है। शहीद स्मारक को कहा जाता है कि छोटा जलियांवाला बाग के नाम से यह शहीद स्मारक आज भी प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो तैयारियां की जा रही हैं। कल 7 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। अगली अहम खबर का रुख करेंगे अमरोहा से। अगली अहम खबर है जहां तालाब की जमीन पर कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। सैकड़ों बीघा तालाब की जमीन पर किया गया था कब्जा। एसडीएम सदर सुधीर कुमार की मौजूदगी में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। मौके पर राजस्व विभाग व पुलिस बल मौजूद रहा। बुलडोजर की कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबादी गेट का ये पूरा मामला है। तो मौके पर राजस्व विभाग व पुलिस बल मौजूद रहा। अवैध कब्जे पर कार्रवाई की गई। एसडीएम सदर सुधीर कुमार की मौजूदगी में ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। मौके पर राजस्व विभाग व पुलिस बल मौजूद रहा। आपको बता दें बुलडोजर की कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। नगर कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबादी गेट का ये पूरा मामला है। तो अमरोहा से अहम खबर, तालाब की जमीन पर कब्जे पर बुलडोजर चला है। सैकड़ों बीघा तालाब की जमीन पर किया गया था कब्जा, जिस पर अब बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। एसडीएम सदर सुधीर कुमार की मौजूदगी में ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई। मौके पर राजस्व विभाग व पुलिस बल मौजूद। तो एसडीएम सदर सुधीर कुमार की मौजूदगी में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। मौके पर राजस्व विभाग व पुलिस बल मौजूद रहा। अब तस्वीरें देख सकते हैं एसडीएम सदर सुधीर कुमार की मौजूदगी में ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। बुलडोजर की कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। सैकड़ों बीघा तालाब की जमीन पर किया गया था कब्जा। एसडीएम सदर सुधीर कुमार की मौजूदगी में ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से तालाब को पाट कर कब्जेदारी की गई थी और इस कब्जेदारी पर बुलडोजर की कार्रवाई एसडीएम सदर की मौजूदगी में की गई है।
और इस बीच छत्तीसगढ़ के बीजापुर से अहम खबर सामने आ रही है। बीजापुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। बीजापुर में नक्सली हमला हुआ है। आपको बता दें बीजापुर नक्सली हमले से जुड़ी अहम खबर। आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान शहीद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से आपको दिखा रहे हैं। बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान शहीद हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है जिसमें 9 जवान शहीद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में यह बड़ा नक्सली हमला हुआ है। आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान शहीद हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर आपको दिखा रहे हैं। बीजापुर में नक्सली हमला हुआ है, बड़ा नक्सली हमला जिसमें 9 जवान शहीद हुए हैं। आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान शहीद हुए हैं। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बीजापुर में नक्सली हमला हुआ है और इस बड़े नक्सली हमले में 9 जवान शहीद हुए हैं। आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान शहीद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में यह बड़ा नक्सली हमला हुआ है जिसमें 9 जवान शहीद हुए हैं। आईईडी ब्लास्ट में ये 9 जवान शहीद हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर बीजापुर से निकलकर सामने आ रही। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान शहीद हुए हैं। ये बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले लगातार हो रहे हैं और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला देखने को मिला है। 9 जवान इस नक्सली हमले में शहीद हुए हैं। आईईडी ब्लास्ट कर नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान शहीद हुए हैं। ऑपरेशन से वापस लौट रहे थे जवान, इस दौरान आईईडी ब्लास्ट हुई है। सुरक्षा बलों की गाड़ी पर यह हमला किया गया। बीजापुर में यह बड़ा नक्सली हमला देखने को मिला है। आपको बता दें 9 जवान इस बड़े नक्सली हमले में शहीद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में यह बड़ा नक्सली हमला हुआ है। आपको बता दें आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान शहीद हुए हैं। ऑपरेशन से वापस लौट रहे थे जवान, इस दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें 9 जवान आपको बता दें 9 जवान शहीद हुए हैं। सुरक्षा बलों की गाड़ी पर यह बड़ा अटैक नक्सलियों के द्वारा किया गया। तो आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान शहीद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से सामने आ रही है। तो ड्राइवर सहित 9 जवान शहीद हुए हैं। आपको बता दें 8 जवान और एक ड्राइवर था वो शहीद हुआ है। कुल मिलाकर 9 जवान शहीद हुए हैं। तो नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर जवानों के वाहन को उड़ाया है और इस घटना में 9 जवान शहीद हुए हैं। आपको बता दें एक ड्राइवर सहित 8 जवान और एक ड्राइवर सहित कुल 9 जवान शहीद हुए हैं। आपको बता दें ऑपरेशन से लौट रहे थे जवान, इस दौरान ये आईईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें 9 जवान दुखद रूप से शहीद हुए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे कौशाम्बी से। अगली अहम खबर है जहां गंगा स्नान कर लौटते वक्त आपको बता दें गंगा स्नान करते वक्त 4 व्यक्ति डूबे हैं। 2 सगे भाई समेत 4 लोग गंगा में डूबे हैं। गोताखोरों ने 2 लोगों को बाहर निकाला है। दोनों को बाहर निकालकर सीएससी कड़ा भेजा गया है। इलाज के दौरान एक युवक की मौत भी हुई है। 2 युवकों की तलाश में गोताखोर लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। घटनास्थल पर पहुंची एसडीआरएफ प्रयागराज की टीम। घटनास्थल पर मौजूद है कड़ाधाम पुलिस। कड़ाधाम थाना क्षेत्र के गंगा घाट का यह पूरा मामला है। तो गंगा स्नान करते समय यह हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों के गंगा में डूबने की खबर सामने आई। 2 लोगों को बाहर निकाला गया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। एक व्यक्ति को सीएससी कड़ा में भर्ती कराया गया है। 2 व्यक्तियों को एसडीआरएफ के द्वारा खोजा जा रहा है। गंगा स्नान के दौरान ये 4 व्यक्ति डूबे हैं। तो गोताखोरों की मदद से 2 लोगों को बाहर निकाला गया जबकि 2 लोगों की तलाश जारी है। 2 लोगों में से एक की मौत की खबर सामने आ रही है जबकि एक व्यक्ति को घायल अवस्था में सीएससी कड़ा में भर्ती कराया गया। दोनों को बाहर कर सीएससी कड़ा भेजा गया था। आपको बता दें जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान एक युवक की मौत की खबर सामने आ रही है जबकि दूसरे युवक का इलाज जारी है। 2 युवकों की तलाश में गोताखोर लगातार
सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। घटनास्थल पर एसडीआरएफ भी एसडीआरएफ की प्रयागराज टीम पहुंची है। तो घटनास्थल पर तो कौशाम्बी से अहम खबर, गंगा स्नान करते समय ये 4 लोग डूबे हैं। 2 सगे भाई समेत 4 लोगों की डूबने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, गोताखोरों ने 2 लोगों को बाहर निकाला है, जिनको सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया है, जबकि एक व्यक्ति का इलाज जारी है। 2 लोगों की तलाश में गोताखोर लगातार प्रयास कर रहे हैं। एसडीआरएफ इलाहाबाद की, आपको बता दें, प्रयागराज एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का, कासगंज से अगली अहम खबर है, जहां काम के दबाव में आत्महत्या की आपको बता दें की गई है। एसबीआई का फील्ड अफसर था मृतक। तो काम के दबाव में आत्महत्या की गई है। आकाश वर्मा एसबीआई का फील्ड अफसर था। जुलाई में प्रमोशन पर नगरिया ब्रांच आया था। सोरो क्षेत्र में स्थित है बैंक की नगरिया ब्रांच। आवास विकास कॉलोनी में रहता था मृतक। सीओ सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद है। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शहर के आवास विकास कॉलोनी की यह पूरी घटना है। तो काम के दबाव में एसबीआई कर्मचारी ने आत्महत्या की है। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शहर के आवास विकास कॉलोनी की यह पूरी घटना है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं कासगंज से। एसबीआई का फील्ड अफसर ने आत्महत्या की है। मृतक आकाश वर्मा एसबीआई में फील्ड अफसर था। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जुलाई में प्रमोशन पर नगरिया ब्रांच आया था। और सीधा आपको ले चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां कई राज्यों के प्रतिनिधि आपको बता दें शामिल हुए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। कई राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। जनहित में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी इनको 7 दिन के अंदर ये सारी चीजें बताई जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय एकता में युवाओं की भूमिका पर इनके विचार सुनेंगे और देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण विषय पर इनके भाषण प्रतियोगिता भी कराई जाएगी। इस प्रकार स्वच्छता और श्रमदान से भी इनको जोड़ा जाएगा। ऐसे तमाम प्रकार के कार्यक्रम करके जिनको राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का बहुत बड़े स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय के निर्देशन में मंत्रालय के माध्यम से नेहरू युवा केंद्र पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये हमारा टोटल प्रोग्राम रहेगा सर। तो आपने हमें यहाँ पर बुला के नौजवानों का सम्मान बढ़ाया, आपसे मिलकर आपसे ये प्रेरणा लेंगे और आपका नाम पूरे देश में इन्होंने बहुत सुन रखा है। जिस भी गली में जाते हैं पूरा जैसे यूपी ऐसा सुरक्षित क्षेत्र अब माना जाता है कि किसी को कोई डर भी नहीं लगता है और बहुत हंसी खुशी के साथ रहते हैं। सारा नौजवानों की दिलों में आप बसे हुए हैं और आपने जब समय दिया तो जैसे ही इन लोगों ने सुना ये गदगद हो गया कि हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के साथ मिलने का मौका मिल रहा, हमारा जिंदगी बन गई। और ऐतिहासिक कार्यक्रम ये होने जा रहा है और आपकी ग्रुपिंग साहब के साथ कराएंगे। पूरे जीवन भर एक यादगार आपको वो फ्रेम करा के आपको एक व्यक्ति को और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड राज्य के प्रतिभागी इस संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संवाद कार्यक्रम
की अध्यक्षता किए मुख्यमंत्री इस संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और कई राज्यों से आए प्रतिभागियों को संबोधित किया है मुख्यमंत्री ने। तो संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने पहुंचे हैं। इस दौरान ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, कई राज्यों से जो प्रतियोगी आए हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में ये संवाद कार्यक्रम जिसमें उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से आए प्रतिभागियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बातचीत कर रहे हैं। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जरूरतमंदों को जबरदस्त ठंड से बचाव के लिए कंबल की अनुपलब्धता साबित करती है। तेजी से वायरल हो रहे हैं वीडियो में नेत्रहीन लवकुश मौर्य कहते हैं कि ये साफ तौर पर कहते सुनाई देते हैं कि मौर्य हैं साहब, हम अंधे हैं, दोनों आंखें खराब हैं, 100% अंधे हैं, हमारे कागज देख लीजिए, हमको कंबल चाहिए साहब। मौर्य जी के साथ उनका एक साथी भी आया था, दोनों को कंबल की ज़रूरत थी। आगंतुक बुजुर्ग से सामने बैठा अधिकारी सवाल करता है, आप दोनों लोग अंधे हैं, नेत्रहीन हैं। लवकुश मौर्य, हाँ साहब, आप कागज़ देख लीजिए, ये बातें करते नजर आए। अंधे के कागज़ हैं। जवाब में अधिकारी खत्म होने की जानकारी हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। आगे वितरण के लिए कंबल की खेप आने पर बुलाकर कंबल दिलाने का उन्होंने भरोसा दिलाया है, ये भी सुनाई दिया है। अधिकारी के सामने मेज पर रखी नेमप्लेट वीडियो कौशाम्बी जिले की सिराथू तहसील का दिखाई देता नजर आया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से, जहां पुलिस ने कौशाम्बी थाना क्षेत्र के वैशाली स्थित एक पार्क में युवती की हत्या मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी चचेरे फूफा नीरज को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त चाकू और तमंचा भी बरामद कर लिया है। बताते चलें कि नए साल की रात वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास पार्क में युवती का शव मिला था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वैशाली इलाके में छापा मारा, जहां आरोपी ने फायर झोंक दिया। इस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने युवती द्वारा शादी का दबाव बनाए जाने के चलते हत्या की थी। आज दिनांक 5/6 की रात में लगभग 1:30 बजे थाना कौशाम्बी 2/5 की पुलिया पर जब चेकिंग कर रही थी तो सामने से एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। जब उसको रुकने का इशारा किया गया तो व्यक्ति तेजी से भागने लगा। उसका पीछा करने पर वह व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिया। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी, जिसपे कि वह गिर पड़ा। जब पुलिस ने उसके पास जाकर पूछताछ की तो उसने अपना नाम नीरज बताया और उसने यह बताया कि दिनांक 1 जनवरी को थाना कौशाम्बी में चौकी वैशाली अंतर्गत पार्क में एक युवती की हत्या इस व्यक्ति ने की है और जिस मामले में यह अभी तक फरार चल रहा था। तत्काल उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह आज यहां पर झाड़ियों में छुपाया हुआ आला कत्ल को लेकर उसको फेंकने के लिए आया हुआ था, जिसपे पुलिस से उसका सामना हो गया। व्यक्ति को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराते हुए अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर एटा से है, जहां जलेसर कोतवाली के सामने हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान खुदाई करते समय एक प्राचीन कुआं सामने आया है। निर्माण कार्य कर रहे राजमिस्त्री ने इसकी जानकारी कोतवाल सुधीर कुमार सिंह को दी। उनके मुताबिक कुआं काफी गहरा है। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। आसपास इलाके में यह खबर फैल गई। इससे कुआं देखने के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ मंदिर काफी पहले से था। कुछ वर्षों पहले तत्कालीन कोतवाल ने लोगों की मांग पर यहीं पास में ही मस्जिद का निर्माण करा दिया। अच्छा, कौन बनवा रहा है? 2 महीने पहले से आप बनवा रहे हैं? अच्छा, पुलिस विभाग है? अच्छा, और फिर क्या हुआ? फिर कैसे? नीम खुदवा रहे थे सर, उसमें लग रहा है कुआं। अच्छा, कितना वो गहरा हुआ ये कुआं? गहरा है करीब 100 फुट के करीब गहरा है। 100 फुट में। कितने दिन से चल रहा था? 2 महीना से चल रहा है भैया। 2 महीने से चल रहा है। यहाँ नींव खोदी गई थी क्या? नींव खोदी तो कुआं लग ले आया।
अगली खबर का रुख करेंगे। खबर कानपुर से है, जहां राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने आज पुलिस उपायुक्त दक्षिण को ज्ञापन सौंपकर दिव्यांगजन अधिनियम 2016 सभी थानों में लागू करने, सभी थानों में रैंप बनाने व उत्पीड़न के शिकार दिव्यांगजनों की रिपोर्ट थानों में दर्ज करवाने की मांग की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में दिव्यांगजन अधिनियम कानपुर में लागू नहीं हुआ है। सरकार ने दिव्यांगजनों को संरक्षण देने के लिए कानून बनाया है, जिसके लागू न होने से इसका लाभ दिव्यांगजनों को नहीं मिल पा रहा है। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि दिव्यांगजनों की रिपोर्ट थानों में नहीं दर्ज होती है, जिसके कारण वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस उपायुक्त दक्षिण ने मांगों पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। डीसीपी महोदय के यहाँ आए थे और एडीसीपी जो डीसीपी है नहीं, तो एडीसीपी को ज्ञापन दिया गया है। जो रैंप बनाने की मांग है थानों में, दिव्यांगजन अधिनियम 2016 लागू नहीं हो पा रहा, उसकी मांग है। अब दिव्यांग उत्पीड़न की रिपोर्ट थानों में नहीं दर्ज हो पा रही, उनकी मांग है। और दिव्यांगों के खिलाफ फर्जी रिपोर्ट दर्ज हो रही है थानों में। वो सब मांगों को लेकर आए थे, उन्होंने कहा है कि कार्रवाई करेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर कानपुर से, जहां स्थानीय लोगों की आपत्तियों को दरकिनार कर मेयर प्रमिला पांडे ने मुस्लिम बहुल आबादियों में बंद मंदिरों को खोलने का अभियान जारी रखा है। सोमवार सुबह मेयर भारी पुलिस फोर्स के साथ बेकनगंज पहुंची। यहां उन्हें दशकों से बंद पड़े 3 जीर्ण शीर्ण मंदिर देखने को मिले। मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति खंडित मिली। इस तरह दादा मियां चौराहे के पास आपको बता दें, हीरामनपुरवा में मंदिर भी कब्जेदारी का शिकार होते मिला है। यहाँ आपको बता दें, मेयर को अंदर मंदिर दिखाई दिया, जहां अर्घे का अवशेष साफ तौर पर दिख रहा था, लेकिन शिवलिंग गायब था। मंदिर के चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण था। यहीं पास में ही एक अन्य बंद मंदिर मिला, जहां कुछ दिन पहले हिंदू संगठनों ने साफ सफाई और पूजा अर्चना किया था। हालांकि यहां पुलिस पिकेट तैनात है, लेकिन मंदिर की मूर्तियां खंडित मिली हैं। मेयर ने अवैध निर्माणों की रिपोर्ट तलब की है। साथ ही मीडिया से बातचीत में कहा कि मंदिरों को सुरक्षित किया जाएगा। मेयर मैडम ने जो हीरामनपुरवा वाला पॉकेट है बेकनगंज में, वहाँ पे विजिट किया था। वहाँ करीब 3-4 मंदिर थे जो एक हाथी में बंद थे, तो उसको देखा है और नगर निगम की टीम को निर्देश दिया है उसके साफ सफाई के लिए, उसके प्रॉपर रखरखाव के लिए निर्देश दिए गए हैं। हाँ, मेयर मैडम बात हैं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से, तो उनका टेक केयर कर सकती हैं या उनको रिसीव करके उनका जो रिपेयर कर सकती हैं जीर्णोद्धार के लिए, तो वो अपने आगे अन्य विभागों से वो उसके लिए संपर्क में है। यह हीरामनपुरवा है। ये हमने 3 मंदिर देखा। शिवाला हनुमान जी की मूर्ति है, लेकिन खंडित है, दोनों मूर्तियां खंडित है। और जहाँ शिवाला, जहाँ अगल बगल सब किराएदार लोग रह रहे हैं, वहाँ का जो अर्घा है वो फाड़ कर वहाँ रख दिया गया है। बहुत दयनीय स्थिति है। अब हम तो कह रहे हैं, हम तो साफ सफाई कराएंगे, साफ सफाई करा के गेट लगा देंगे, और हमारा कोई उसमें साफ सफाई कराएंगे, जो ऊपर से आदेश होगा वो करें। तो फिलहाल देश की बात में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।